नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। महिलाओं को आखिर क्यों हर बार अपनी काबिलियत साबित करने की ज़रूरत पड़ती है? हमेशा उन्हें ये बताना पड़ता है कि हम काबिल हैं, हमें भी जो जवाबदारी हमें दी गई है हम उसे पूरी तरीके से या उसे पूर्ण करेंगे। इस देश का आप इतिहास उठाकर देख लें तो हमेशा जब भी महिलाएं आगे आईं, अपने लोगों के लिए आगे आईं, उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ा। चाहे सावित्रीबाई फुले की बात करें या इस देश में इंदिरा गांधी की बात करें, जिन्हें कभी गूंगी गुड़िया कहा जाता था। और ऐसी ही एक महिला आज हमारे बीच मौजूद हैं, जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी ममता कुंज बिहारी तिवारी जी, जो लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं और तिरस्कार भी झेल रही हैं, फिर भी डटी हुई हैं। आज उनके जीवन के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने ये जो 2 साल का कार्यकाल है वो पूरा किया और आगे की इनकी कार्य योजना क्या है और कितनी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रुचि जी। ममता जी, पहला सवाल आपसे यही करूंगी कि एक महिला होने के नाते आप 2 साल का कार्यकाल जनपद अध्यक्ष का पूरा कर चुकी हैं, किस तरीके की आपको चीज़ें झेलनी पड़ी हैं? शुरुआत यहीं से करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे कि पूरे आपका जो कार्यकाल है वो किस तरीके से बीता। माँ अष्टभुजा की कृपा से, माँ राजराजेश्वरी की कृपा से आज मैं जिस पद पे हूँ और हमारे जितने क्षेत्र के वासी हैं और सदस्य हैं, सब पूरी जनता जनार्दन को मैं धन्यवाद देती हूँ। और आपके इस मीडिया के द्वारा रुचि जी मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। और माँ अष्टभुजा की कृपा से सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज जिस पद पे हूँ, हमारा पूरा आज क्षेत्र का सबसे बड़ा सहयोग था। सहयोग के साथ साथ विश्वास भी था उनका हमारे ऊपर, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है घर से पहले निकलने के लिए। और जिस क्षेत्र में आज उनको खड़ा कर दिया जाता है, तो एक तो पहले वो घर से निकलने के लिए सोचती हैं कई बार कि निकलूं कि ना निकलूं, कैसे लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। फिर भी मैं हिम्मत जुटा के निकली और क्षेत्र में गई, वोट मांगी, लोगों ने वोट दिया और वोट देके हमको इस जिताया। जीत के उसके बाद मैं हमारे सभी सदस्य मिलके अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनाने के बाद मैं उस कुर्सी का पद पा गई। तो हमारा विश्वास था और जनता का भी विश्वास था कि आज इस पद पे मैडम बैठी हैं तो कुछ तो हमारे गांव का, क्षेत्र का विकास होगा। और लोग बड़ी उम्मीदों से इस कुर्सी पे हमको बैठाएं और मैं भी बैठी हूँ। और सबसे पहली मेरी शुरुआत क्या थी, मैं जब बनी गांव गई, क्षेत्र में घूमी। क्षेत्र में सबसे पहले मैं आंगनवाड़ी का भ्रमण की। आंगनवाड़ियों में भ्रमण करते हुए देखी कि छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के साथ साथ है जो सहायिका है आती थी। कुछ तो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कि ऐसी आंगनवाड़ियां हैं कि बच्चे आ नहीं सकते हैं क्योंकि रोड है नहीं, और रोड नहीं है तो बच्चे कैसे आएंगे। बिल्कुल। और जैसे सबसे बड़ा उनका कहना है आंगनबाड़ियों कि मैडम बच्चे आए कैसे। हमारे क्षेत्र में आंगनबाड़ी इतनी दूर दे दी गई है कि बच्चों को घर से लोग भेजते नहीं हैं, इसलिए सबसे प्राथमिकता मैं आंगनबाड़ी और स्कूलों को दे रही हूँ कि स्कूल तो हमारी हैं। और क्षेत्र में मैं जा रही हूँ, निरंतर देख रही हूँ और देखते हुए भी कुछ कर नहीं पा रही थी। सबसे बड़ी ग्लानि यही रहती है कि जिस जनता ने हम पे विश्वास किया है, जिसने हमें एक पद पे बैठाया है, हम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी तो यही एक समस्या है जो झेलनी पड़ती है ना, वो आप झेल ही रही हैं। इसके बाद
एक सफर शुरू हुआ आपका, राजनीति में आप आई, चूल्हा चौका छोड़ने की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि महिलाओं का जीवन ऐसा होता है कि चाहे वो किसी भी पद पे चली जाएं, पर उनका जो किचन वाला पार्ट है वो उनसे कभी नहीं छूटता और कभी छूट भी नहीं सकता और छूटना भी नहीं चाहिए, है ना। तो इन सब चुनौती, मतलब कब आपको ऐसा लगा कि अब मुझे राजनीति में जाना ही पड़ेगा या जाना ही चाहिए? कोई ऐसी घटना आपके जीवन में हुई हो? जब मैं क्षेत्र में घूम रही थी, लोगों की परेशानियां देख रही थी, तो बोले कि मैडम आप अगर इस पद पे होती तो आज ऐसा होता। तो मैं भी मन बना ली थी कि चलिए हम भी इस राजनीति में आज घुसते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब घुस के क्षेत्र कुछ नहीं तो अपने जनता की थोड़ी बहुत तो मैं मदद कर सकती हूँ, सहायता कर सकती हूँ। सरकार से, कलेक्टर से, सीओ से, जिला सीओ से, हर से मदद करें मांगूंगी और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। विकास के साथ साथ लोग उम्मीदें भी बांधने लगे। बिल्कुल, क्योंकि लोगों का जब थोड़ा बहुत कुछ काम होने लगा तो लोग उम्मीद रखने लगे। बिल्कुल। इसलिए मेरे को इस राजनीति में उतरना पड़ा कि लोगों की आशाएं बहुत बड़ी हो गई थी। आशाओं के साथ साथ मेरी भी उम्मीद बढ़ने लगी थी। और जब जनता का साथ मिलता है तो अपने आप ही हिम्मत आती है। जी बिल्कुल। तो ममता जी, जैसा कि हमने देखा कि विधानसभा चुनाव हुए, फिर लोकसभा चुनाव हुआ, इस बीच आचार संहिता लगती रही, तो आपको बहुत कम समय मिला अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो लगभग 7 महीने का कुछ आपको समय दिया गया। तो इतने दिनों में आपने किस तरीके के कार्य अपने क्षेत्र के लिए किए हैं? मैं तो 2022 में 5 अगस्त को निर्वाचित हो गई थी जी, और 2022 से निर्वाचित अध्यक्ष के पद पे संभाल ली थी। मात्र मुझको 2 वर्ष में सिर्फ 7 महीने का काम करने के लिए मिला जी। तो मैं 2 वर्ष की बात नहीं करती, 7-8 महीने की मैं बात करती हूँ। पहले विधानसभा, फिर लोकसभा चुनाव ही होते रह गए। उसके बाद हमारे मऊगंज जिला बना, उसके वजह से कुछ जो पोर्टल थे वो सामने आए तो दिक्कतें आने लगी, तो कुछ पोर्टलें बंद रही। आज भी अभी भी कुछ ऐसी हैं, जैसे आवास का हो गया, आवास के भी पोर्टल उसमें अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो दिक्कतें आ रही हैं कि मऊगंज जब से जिला बना है, इसके कारण लोगों को थोड़ी सी शुरुआती में परेशानी हुई, मगर अब ठीक है। हमारे कार्यकाल में सबसे पहला गौशाला जी, जिसकी आवाज राज्यसभा तक उठी थी। जी 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 बिल्कुल। गौशाला हम लोग, मैं भ्रमण कर रही थी, सबसे प्राथमिकता हमारी रामपुर की गौशाला, जो अधूरे भवन पड़े थी। मैं एक दिन निरीक्षण करने गई और देखी, तो हम दोनों साथ में बैठ के बातें की हैं कि अगर इसको बनवाया जाए तो ठीक रहेगा। कम से कम हमारी गौ माता जो बाहर घूम रही हैं उनको रहने के लिए गौशालाएं मिल जाएंगी, आसरा भी मिल जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस पूरे जिले के लिए है जी। ये जो आवारा पशु हैं, जो एरा मवेशी हैं, इनके रहने की व्यवस्था कई बार प्रशासन ने कई तरह के लिए योजनाएं चलाई, पर वो इस जगह पे नहीं लागू हो पाई जी। और आपने इस मुद्दे को उठाया और उस पर काम भी किए। और ऐसी जो कि हमारे गौशालाओं को पैसे 37 लाख था, जो कि बहुत सारे पैसे निकल गए थे। तब भी मैं लग के, और साथ में हमारे सरपंच, सेक्रेटरी, जीआरएस जितने भी है एजेंसियां, वो सब मिलके इसको हम बोले चलिए कितना काम जो बचा है उसमें कार्य कराया जाए और साथ साथ कुछ हम भी इसमें योगदान देंगे। बिल्कुल। तो आपने अपनी तरफ से योगदान दिया? 5-6 लाख रुपए मैंने अपनी तरफ से लगाया जी। गौशाला रामपुर में लगाई। धीरे धीरे जैसे ही लोग देखने लगे तो कुछ गौशालाएं और जगह बनने लगी, जो अधूरे भवन पड़े थे उनमें भी बनने लगे। जैसे हमारी है रामपुर हो गई, भीर हो गई, मड़ना हो गया और जोधपुर हो गई, दूबी, पथड़ौरा, कुछ आपूर्तियां हैं वो इतने हैं। बाकी और
सुचारू रूप से चल रही हैं। हम्म। अब इस गौशालाएं तो बन गई हैं, गौशालाओं के साथ साथ जो हमारी गौ माता हैं उनके लिए चारा भूसा बिल्कुल चाहिए। जी। क्योंकि अगर चारा भूसा रहेंगी तभी उसमें हमारी गौ माता रहेंगी। बिल्कुल, खाने की व्यवस्था तो जरूरी ही है। ये शासन प्रशासन से मेरी मांग है आपके माध्यम से जी कि ऐसा होना चाहिए कि हर गौशालाओं में मिलना चाहिए कि जो हमारी गौ माताएं हैं तो उसमें रहें और उनको खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हर जगह यही है। और बाकी जहाँ कार्य चल रहे हैं वो पूर्ण हो रहे हैं गौशालाओं की। और माननीय कलेक्टर महोदय जी भी इसमें ध्यान दे रहे हैं। माननीय सीओ साहब हर विभाग के हमारे इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पे पूरा निरंतर ध्यान दे रहे हैं और गुणवत्तापूर्व सुचारू रूप से शुरू भी है। आपने कई तरीके की मांग उठाई है, जैसे सामुदायिक केंद्र जो है वो एक बनना चाहिए आपके गांव में, और आपने कई तरीके के एक वो भी बनवाए हैं। हमने अपनी खबर के माध्यम से कई जो स्टोरी है वो नई गढ़ी की चलाई है, जिसमें बैठने के लिए लोगों की व्यवस्था की गई है। तो आपने एकदम से 7 महीने के ही कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें उस क्षेत्र हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा ये है कि सामुदायिक भवन इतना होना चाहिए। जैसे अपने रीवा क्षेत्र में कम्युनिटी भवन होती है, जी बिल्कुल, ऐसे होना चाहिए सामुदायिक भवन कि कम से कम 200-400 आगे बैठ सके। बिल्कुल। तो जिस क्षेत्र हमारे क्षेत्र में सामुदायिक भवन नहीं है और जो नहीं है उनको पूर्ण कराने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो खंडहर हैं वो भी हम लोग पत्राचार किए और हर विभाग में दिए गए हैं और उसका भी निरंतर प्रयास कर रही हूँ और करती रहूँगी। और ये है कि सामुदायिक भवन जहाँ नहीं बने हैं उस पे भी हम लोग ज़्यादा निरंतर दे रहे हैं कि इस जगह होना चाहिए। बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ पे ये उठ के आ रहा है कि आपने तमाम तरीके के प्रयास तो किए, पर प्रशासन कितना आपको इन सब कार्यों में सहयोग कर पाया? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि आप धरने पर बैठ रही थी और तमाम पत्राचार किए जा रहे थे, कलेक्ट्रेट में जाकर उनसे बात करी जा रही थी, तमाम तरीके की चीज़ें हमारे पास आ रही थी, हम देख रहे थे। तो क्या वो समय था, कैसे आपने मतलब प्रशासन को साथ लेकर जो एक चलने की बात होती है वहाँ पे आप कहीं पे छूटती नजर आई? बिना प्रशासन के कोई काम हो नहीं रहा है। जी बिल्कुल। साथ में तो प्रशासन साथ में जब रहेगा तभी आपके क्षेत्र का विकास भी होगा जी। और कार्य भी होगा। तो मैं इसके लिए हर जगह पत्राचार की और पत्राचार करते हुए धरने पे भी बैठे, यहाँ तक कि हमारे हस्बैंड भी कई दिन धरने पे रखे, उनका भी साथ और सहयोग मिला और साथ साथ मैं भी बैठी हूँ। ज़्यादा तो नहीं प्रशासन का हमको साथ मिला, मगर थोड़ा अब मिल रहा है। मिल रहा है, उम्मीद भी जग रही है जी। और लोगों के साथ साथ जनता की भी उम्मीद जग रही है कि हमारे क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं जी। तो नहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि लगातार जो है आप एक सवाल खड़े कर रही थी, जैसे सड़क को लेकर के आपने एक मुहिम छेड़ी थी जी। कि आपके गांव में सड़क की दिक्कत है, और हमने अपनी खबरों के माध्यम से कई बार ये चलाया भी। हमने लगातार ये चीज़ दिखाई कि आपके क्षेत्र से 4 पाई पर लोगों को लिटा करके और एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा था। एक बड़ा मुद्दा था, इसको भी लेकर के आप खड़ी हुई, उसका क्या हुआ? ये रुचि जी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में। ये देखिए देवरी सिंगरान का है और इसमें इतने लोगों ने साइन किया है कि अगर हमको रोड नहीं मिली तो हम कलेक्ट्रेट में जाके आत्मदाह कर लेंगे जी। हकीकत में जो हमारे गरीब भाइयों को बसा दिया गया है, अब उनको तो बीच में बसा दिया गया है और जैसे
लोगों की जमीन है। पहले बोलते थे कि ढर्रा है जी, ढर्रा जिसको बोलते हैं मेड़, हाँ हाँ, मेड़ है। अब मेड़ जब तक उनको वोट दिए गए तब तक तो मेड़ दिए गए। जैसे ही वोट उनका बंद हुआ उनको अंदर ही बंद कर दिया जाता है, जैसे पिंजड़े में। जी, तो जैसे सरकार हमारी फैक्ट्री बनाती है तो सबसे पहले रास्ता ढूंढती है कि नहीं? जी बिल्कुल, ढूंढती है ना। तो ऐसे ही हमारे जितने आदिवासी भाई बहन, आदिवासी का सभी लोग ज्यादातर ऐसे जगह पे हैं कि जिनको रोड नहीं है, और रोड ना होने के कारण वो बेचारे ऐसे बंधे हुए हैं को आए दिन आते हैं, पत्र देते हैं कि मैडम हमारे यहाँ की रोड, और हमारा इस पे शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा चुप्पी थामी है, क्योंकि वो कहाँ से निकलेंगे? जब रोड आप उनको बनवा के देंगे कहीं तो उनका भी आता, और एक नहीं 500 लोग एक जगह एक प्लाट पे हैं। मतलब अभी तक कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने को हैं, अब तक ये जो सड़क की समस्या है ये नहीं सुलझ पाई। ये एक बार नहीं, मैं कई बार इसका पत्राचार भी कर चुकी हूँ, हर जगह भी दे चुकी हूँ। उम्मीद लगी है कि आज नहीं कल किसी दिन तो उम्मीद है उस हमारे गरीब भाई बहन को रोड मिलेगी, और इसी उम्मीद से वो हमारे पास आते हैं, जनपद में देते हैं। इस माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि जो हमारे गरीब भाई बहन प्लाट पे हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता सड़क दिलाई जाए। जैसे हमारी सरकार अपने कहीं फैक्ट्री या कहीं कुछ बनाती है तो सबसे पहले रोड की व्यवस्था कराती, इसलिए हमारे जितने प्लाट पे बस्ती पे बसे हैं उनको सबसे पहले रोड बनवाई जाए, और उनको रोड के लिए तरस रहे हैं बेचारे। इस पानी में अगर उनके यहाँ कोई बीमार हो जाए और बीमार होने के बाद उनके पास कहीं एक साइकिल की रास्ते नहीं, साइकिल चलाने का भी मेड़ नहीं है, क्योंकि वो जा सकते बगैर चारपाई से, वो हमारे चारपाई से बगैर वो मरीज अपने रोड तक नहीं ला सकते हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि वोट मांगने के टाइम तो हम उनको बहुत बड़ी आश्वासन देते हैं कि हम रोड बनवाएंगे, रोड देंगे, और जब वोट मांगने के बाद हम तो देखते नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हमको ग्लानि लगती है कि जब वहाँ जाती हूँ मैं देखती हूँ, और देख के अपने आप में लगता कि मैं क्या कर रही हूँ। जिस पद पर मुझे बैठाया गया, पहुंचाया गया, मैं वहां पहुंचकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बिल्कुल, तो ये वाकई एक बड़ा मुद्दा है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार हर जिले से ये खबरें सामने आती हैं। एक तरफ हमारा मध्य प्रदेश हो या रीवा जिला हो, मेडिकल हब बन रहा है, लेकिन मेडिकल हब बनने का क्या मतलब जब लोगों को सड़कें ही नहीं मिलेंगी, जब उनको लाया ही नहीं जा पाएगा। गर्भवती महिलाएं बिलखती रह जाती हैं, रास्ते पर डिलीवरी हो जाती है लेकिन उनको सड़क नहीं मिलती। ये इस जिले के लिए वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पे बिल्कुल सरकार को ध्यान देना चाहिए। ममता जी बताइए कि कई ऐसी जो असुविधाएं हैं वो अभी भी आपका क्षेत्र झेल रहा है। कई सारी चीज़ें हैं, चाहे वो पानी की व्यवस्था को लेकर के हो, स्कूलों को लेकर के आपने एक उपलब्धि हासिल की थी जहां सीएम राइज स्कूल आपके क्षेत्र में, 3 सीएम राइज स्कूल आपके क्षेत्र सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तो बार बार अभिनंदन करती हूँ, और इस माध्यम चैनल के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई कि हमारे क्षेत्र में एक भी सीएम राइस नहीं थी तो वो भी 3, एक मांगी थी वो भी 3 मिल गई। इसके लिए हम बार बार उनको धन्यवाद देती हूँ कि हमारे क्षेत्र में 3 सीएम राइस हो गई। एक हो गई रामपुर, एक हो गई नई गढ़ी, एक हो गई भीड़ में। और हमारा क्षेत्र सबसे ज़्यादा पानी के संकट में है, क्योंकि हमारा क्षेत्र पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया के साथ साथ पानी की दिक्कतें बहुत हो रही हैं।
और कई बार हमने इसके ऊपर पत्राचार भी किए और जल हर विभाग को दिए गए, इसमें पीएचई को दिया गया, कलेक्टर महोदय को भी दिया गया, जिला में भी दिए गए हैं कि जो हमारे गरीब भाई बहन कम से कम 1 किलो 2 किलोमीटर से पानी लेके आ रहे हैं, तो ऐसी सुविधा हो। जल नल योजना तो आज कब से चली थी, स्वच्छ पानी हमारे गांव में क्षेत्र में पहुंचे, और उसके लिए सबसे ज़्यादा लोगों ने, और साथ में मैं भी प्रयास कर रही हूँ निरंतर, क्योंकि क्षेत्र में क्या चाहिए, पानी, रोड, घर। बिल्कुल, लोगों की उम्मीद सबसे बड़ी यही होती है कि रोड अच्छी होनी चाहिए, अपने गांव में पानी होना चाहिए और एक मकान होना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए तो पानी की व्यवस्था कुछ जगह है, बाकी अभी भी पानी के संकट बहुत ही है। और पानी के संकट के साथ साथ लोगों के परेशानियां भी हैं। अब बरसात भी लग गई मगर पानी आज भी नहीं है। बिल्कुल, पानी है नहीं तो लोगों की परेशानी सबसे ज़्यादा है। आए दिन टेंडर होते हैं और टेंडर के साथ साथ हमको ये नहीं पता चल रहा है कि टेंडर होता कहाँ है। सबसे दिक्कत हमको ये है कि टेंडर होता कहाँ है और कहाँ जाता है टेंडर, और कौन सी जगह कहाँ पाइपें जा रही हैं, कहाँ नल चल रहे हैं, कहाँ। अब सोचने की बात है कि आप जनपद अध्यक्ष हैं और आपको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं अपने क्षेत्र में इस तरीके की व्यवस्था कराने की, तो जो आम लोग हैं, जो किसी पद पर नहीं हैं, जो जिन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, वो कैसे ये कर जब पाते मैं होंगे? इतने पत्र लिख रही हूँ तो कुछ उस पे निराकरण नहीं हो रहा, तो आम जनता की कौन सुनता है? कौन सुनता है? बिल्कुल, कोई सुनता तो है नहीं। वो बेचारे गए, पत्र दिए, दे के चले आए। फिर भी मैं अपने स्तर पे जितना हो पाया, कहीं जगह मोटर डलवा दी, कहीं जैसे नल खराब है उसको बनवा दिया गया। मतलब इस भीषण गर्मी में निरंतर प्रयास करती रह गई कि लोगों को पानी की दिक्कतें ना हो, मगर उतना संभव तो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, इसमें प्रशासन को भी अपनी तरफ से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार योजनाओं पर योजनाएं चला रही है, क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, इसलिए ये जो हमारा शासन और साथ साथ प्रशासन भी साथ और सहयोग देगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जब तक हमारा शासन और प्रशासन का साथ या सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये काम, ये एजेंसियां धीम कछुआ की गति चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आए दिन रोड खोद देते हैं, जो कुछ बने भी हैं उनको खोद दिए और खोदने के बाद छोड़ दिया, मिट्टी भी नहीं डालते, बस वो ऐसे थोड़ा सा डाले और फिर बाद में गड्ढा हो जाता है। इसलिए लोगों की सबसे ज़्यादा परेशानियां ये है कि आए दिन ये बोलते हैं कि मैडम रोड तो खोल दिए, पानी आ नहीं रहा है, पाइप चली गई, तो किस लिए खुदाई जाती है जब पानी आ ही नहीं रहा है? जब पानी आ नहीं रहा है तो क्यों रोड खोद रहे हैं? कम से कम पानी आए तो उम्मीद भी लगे लोगों को। सही बात है, मतलब एक लीपा पोती कर दी जाती है कि हमने वहाँ पे पाइपलाइन डाल दी है, बस जी, इसके अलावा और उस पे कुछ काम नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल। पोषण आहार को लेकर के मध्य प्रदेश की बात करें या रीवा जिले की बात करें, लगातार इसमें घोटाले का जो एक जिक्र है वो हो रहा है। खबरें सामने आ रही हैं कि कई घोटाले किए जा रहे हैं पोषण आहार में। तो आपके भी क्षेत्र से बहुत सारी खबरें आई हैं जहां बच्चों को मतलब अच्छे भोजन की तलाश है पर उनको नहीं मिल रहा है। ये बात तो आपकी सबसे ज्यादा मुद्दा है। क्योंकि मैं क्षेत्र में जब जाती हूँ, आंगनबाड़ियों में देखती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 15 बच्चे 20 बच्चे रहते हैं, मेनू में चपकाया रहता है कि आज मंगलवार को खीर पूड़ी मिलेगी। अच्छा, खीर पूड़ी जब बच्चों से पूछती हूँ कि आज बेटा क्या मिला, मैडम कुछ नहीं खिचड़ी मिली है। तो जैसे सहायिका है तो उनसे पूछा जाता है कि आज क्यों
आज तो मंगलवार था तो खीर पूड़ी चाहिए। बोले नहीं को, अब जिन्होंने वो लिया है उन्होंने दिया नहीं, खिचड़ी का चावल दे दिया तो खिचड़ी बना के रख दिए। ये सबसे ज्यादा मुद्दा हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ पोषण आहार में हो रहा है। बिल्कुल। और एक नहीं, हर क्षेत्र में हर जगह हो रहा है बच्चों के साथ। बच्चों के साथ तो न करिए, सही बात है, क्योंकि बच्चों के साथ हमारे ये ना होना चाहिए। देश का भविष्य है। और साथ साथ अगर हमारे बच्चे उसी आंगनबाड़ी में होते तो हम क्या ऐसे करते? नहीं करते ना। चाहे हमारे बच्चे हों चाहे दूसरे के बच्चे हों, अपने ही बच्चे समझ के अगर आप अच्छे भोजन, कहते हैं बच्चे कुपोषित हैं, क्यों कुपोषित हैं? जब उनको अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चे कुपोषित तो रहेंगे ही। बिल्कुल। इसलिए जो इसकी वो है महिला बाल विकास की, इनको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में बच्चे क्यों कुपोषित हो रहे हैं, इसका क्या रीजन है। या तो हमारे बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है, या तो फिर बच्चों को जो हम जो समूह लिए हैं या तो उसको अच्छा खाना नहीं दे रहे हैं बनाने के लिए, इसलिए हमारे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। और कुपोषित के साथ साथ बच्चों का बोलते हैं कि आंगनवाड़ियों में आने के लिए तो बोलते हैं ड्राई फ्रूट भी आता है, तो शायद तो बच्चे तो हम कभी देखे नहीं कि बच्चों को ड्राई फ्रूट भी मिलता है। क्या मिलता है? वही दलिया का लड्डू। अच्छा, ड्राई फ्रूट के नाम पे? हाँ, दलिये का लड्डू। दलिये का लड्डू मिलता है। मैं अपने आंखों से देखी हूँ, और एक जगह नहीं, मैं 76 पंचायत आंगनबाड़ियों में घूम चुकी हूँ। कोई मन घड़न कहानियां नहीं है। मैं 76 पंचायत 2 वर्ष में सबसे ज्यादा मैं आंगनबाड़ी और स्कूलों में निरंतर घूम रही हूँ, देख रही हूँ कि कैसे खाना कौन से स्कूल में बन रहा है, कौन समूह चला रहा है, दाल चावल सब्जी मिल। बच्चों को तो हरी सब्जियां इनको देना ही नहीं है। क्या देना है? बस वही खिचड़ी और दाल चावल। हाँ, इतना। इसलिए बच्चों के साथ तो हमारे खिलवाड़ मत किया जाए। जो बच्चों का हमारे पोषण आहार है उनको पूरा मिलना चाहिए। बिल्कुल, हक है उनका, हक है जी। ममता जी, जनपद सीईओ के बार बार बदले जाने पर हाई कोर्ट तक का रुख आपको करना पड़ा था जी। तो क्या है वो भी एक थोड़ा सा वो कहानी बताइए कि किस तरीके से आप हाई कोर्ट तक पहुंच गई। कहानी, जब मैं 2022 में निर्वाचित हुई तो पहले तो हो गया 1 हफ्ते 2 हफ्ते, उसके बाद जब हमारी समान सभा समान प्रशासन की मीटिंग हुई उसमें वो होते हैं, लिखे जाते हैं। लिखने के बाद कार्यवाही रजिस्टर लिखा जाता है, न उस पर कोई निराकरण होता था और न सीईओ उसका कोई निराकरण बताते थे। अब शुरू में हमको भी जानने में थोड़ी दिक्कत तो होती थी। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत के उसमें तो मैं जब सीईओ से ही न पूछूंगी कि सर क्या कार्य हुआ, क्या काम होगा। मैं शुरू में ही गई जनपद में तो इतना बोली कि सर आप ही अध्यक्ष हैं, आप ही सीईओ हैं, शुरू में जैसे होगा आप हमको बताइएगा। कौन कहेगा आप बताइए। सबसे प्रथम जब मैं जाके सीईओ से, सीईओ सर कि आप ही अध्यक्ष हैं, आप ही सीईओ हैं, आप जो बताएंगे वही हम लोग, क्योंकि नया नया काम है, हमको सीखने में टाइम लगेगा। आप बताइए कहाँ क्या करना है। जो हमारे एजेंडे बनते थे उसकी कार्यवाही रजिस्टर और एजेंडे का कोई निराकरण नहीं होता था, कोई कुछ भी नहीं बताना। उनको क्या था कि जैसे ईगो, उनके मन में ईगो था, या तो महिला समझ के ईगो था। बिल्कुल, जो हमने पहले बात की थी कि महिला है तो कुछ इनको नहीं कर सकते। महिला है तो क्या जानेगी, कुछ जानेगी नहीं। बिल्कुल, क्या है कि हो गया, निर्वाचित हो गई हैं, जाके अब घर में बैठेंगी, अपना चूल्हा चौका करेंगी, हमको इनको क्या बताना है, अपने तरीके से अपना हम जनपद चलाते रहेंगे। बिल्कुल, मगर उनकी जो मंशा थी वो उल्टा हो गया। मैं निरंतर जनपद जाने लगी
और सुबह 11 बजे से लेके मैं 5 बजे या 6 बजे तक बैठती थी जनपद में। इसलिए लोगों को थोड़ा सा परेशानियां होने लगी। जब उन्होंने ऐसे किया, फिर थोड़े से वर्ड उल्टा सीधा बोलने लगे, तब बार बार हमारे जब सीओ सस्पेंड हो गए, कुछ ऐसी बातें थी अपने ही कार्यकाल में फंस गए, अपने ही बातों में वो अपने ही उलझ गए। इसलिए कि जब हमारे 9 महीने में 9 सीओ हमारे जनपद नई गढ़ी में आए, ऐसा कहीं हुआ है? न कोई कार्य हो रहा था, कुछ भी, मतलब 9-10 महीने कुछ भी नहीं हुआ। हमको इसीलिए हाई कोर्ट जाना पड़ा कि हमको स्थायी सीओ चाहिए। तब जाके कहीं 12-13 महीने बाद हमको स्थायी सीओ 2023 में, अब जो है वो ठीक है। हाँ, अब उनसे ठीक है। ये है कि सरकारी काम तो हो रहे हैं, कोई ये तो नहीं कह रहा है कि हमारे जनपद में सीओ नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा। एक बार और शायद आप हाई कोर्ट किसी मामले को लेकर गई थी। जी, इसी मामले से। अच्छा। जी, यही सेम मामला था? हाँ, सेम मामला था, क्योंकि हमारे जनपद में सीओ नहीं थे। सीओ की सबसे ज्यादा परेशानी थी, और परेशानी के साथ साथ हमारे जो गरीब भाई बहन आते थे उनका कोई काम नहीं होता था। जब मुख्य कार्यपाल अधिकारी नहीं बैठेगा तो कहाँ से कोई काम होगा? सही बात है। एक खबर अभी हमने हाल फिलहाल में ही चलाई है, आपके क्षेत्र में एक सरकारी भवन गिर गया था। जी। तो उस पे आपने कुछ किया, कुछ पत्राचार वगैरह किया? हाँ, ये भवन है स्कूल का। हाँ, स्कूल भवन गिरा था। स्कूल भवन मिश्रा का है। स्कूलें तो एक नहीं कई जगह है ऐसे भवन जो हमारे खंडहर पड़े हैं, उसी में बच्चे बैठे थे और बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि ये है कि जब आपका स्कूल गिरी है, दरारें हैं, तो बच्चों को तो नहीं बैठाया जाता। मान लीजिए हम उकर के और तालाब पे बैठा दिए, तो सरकारी स्कूल के माध्यम क्या हुआ? जब सरकारी में पढ़ भी रहे हैं, उनको बैठने की जगह भी नहीं है, तो काहे के लिए सरकार है? सही बात है। जब हमारे बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि हमारे शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जो बजट है, वो शिक्षा का बजट अगर आप देखें तो करोड़ों रुपए की राशि आवंटित की जाती है। लेकिन लगातार, ये सिर्फ नईगढ़ी क्षेत्र की बात नहीं है या सिर्फ रीवा जिले की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की स्थिति यही है। आप अगर सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। जर्जर हो चुका है भवन, हर बारिश का पानी चू रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। जब बैठ ही नहीं पा रहे हैं तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? बड़ा सवाल यहाँ पे प्रशासन से भी है। जी, शासन और प्रशासन हमारा सबसे ज्यादा शिक्षा पे है, यह है कि ध्यान दें। और ध्यान के साथ साथ जो हमारी क्षेत्र की बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, बीआरसी हो, बीओ हो, वो देखे, मॉनिटरिंग करे कि कौन सी जगह की स्कूलें दरारें आ रही हैं और कौन से स्कूल खंडहर हैं। नए कार्य के लिए तो सभी शुरुआत करते हैं, मगर पुराना कार्य पुराना कौन करेगा? जो हमारी पुराने स्कूलें हैं उसको कौन देखेगा? छात्राओं के शौचालय के लिए भी आपने एक मुहिम छेड़ी थी। बीच में आप जा रही थी, घूम रही थी, और आपको बच्चियों के लिए स्कूलों में भी शौचालय नहीं मिले थे। उस पर फिर क्या कार्रवाई हुई? क्या वो बना या अभी भी वो वैसा का वैसा ही है? स्कूलों में शौचालय तो हकीकत में नहीं है, मतलब है ही नहीं। क्या लड़कों के लिए यहाँ ना लड़कियों के लिए? क्या है कि एक दिन मैं गई और जाने के बाद लड़कियां स्वयं बोली कि मैडम आप कुछ न कराइए, हमारे स्कूल में शौचालय दिलवाए, हम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही। बिल्कुल। क्या हमारे स्कूलों में शासन इतना नहीं देता है कि हमारे बच्चियों के लिए शौचालय बन जाए? शौचालय होना चाहिए।
पानी होना चाहिए उनके लिए। क्या हमारी शौचालय का वो मुहिम चला है कि कोई बाहर न जाए, जब अपने ही स्कूल में, अपने ही क्षेत्र में स्कूल में और शौचालय नहीं है तो हमारी बेटियां कहाँ जाएंगी। सबसे बड़ी तो परेशानी हमारी बेटियों को होती है, बेटियों को होती है और साथ साथ उनको दिक्कतें भी होती हैं, दिक्कतें भी होती है। इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि हर स्कूलों में शौचालय और पानी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी और शौचालय नहीं है तो स्कूल कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बच्चे अगर घर से पानी न लाए तो उनको पीने के लिए पानी स्कूल में नहीं है। और क्या बोलते हैं कि स्कूलों में शौचालय भी है, पानी भी है, बात तो आती है कि आरओ भी लग जाए। जब स्कूलों में पानी नहीं तो आरओ कहाँ से आए? पानी, जब पानी नहीं है तो आरओ कहाँ से लग जाएगा? सही बात। जो कि स्कूल के नाम पे सबसे ज्यादा स्कूल फंड आता है। अभी हमारे स्कूलों में 3.5 लाख रुपए आया था पुताई के लिए। कुछ हो गया, जो पुताई हुई, हम किसी को नहीं बोल रहे हैं, पुताई हुई जैसे हुई अच्छी ठीक बहुत हो गई, मगर बच्चों के साथ हमारे खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मेरा सवाल ये है कि हमारे बच्चों के साथ, हमारी बेटियों के साथ एक खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनको शौचालय, पानी, अच्छी शिक्षा, हर चीज़ ज़रूरी है जी। इसलिए हमारी मांगे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से शिक्षा पे सबसे ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हमारे क्षेत्र में भी मॉनिटरिंग करवाएं और दिखवाएं कि शिक्षा के स्तर पे, शिक्षा के नाम पर यहाँ क्या चल रहा है। बिल्कुल। नईगढ़ी क्षेत्र जो है वो बहुत खूबसूरत क्षेत्र है, पर्यटन को लेकर के भी कई संभावनाएं हैं, क्या इस पे आपने कोई प्रयास किया है? हाँ, इस पे मैं बहुत ही प्रपात है, उस पे मैं पत्राचार की हूँ कि एक खूबसूरत सा अपना पर्यटन जगह हो। क्योंकि जैसे हम लोग मनाली जाते हैं, मनाली पर्यटक स्थल है, देखिए आज उसमें कितनी लागत आ रही है। ऐसे हमारा भी नईगढ़ी बहुत ही प्रपात एक अच्छा सा सुंदर सा पर्यटक स्थल बने और मनमोहक बने, देखने को लगे कि हाँ कुछ पर्यटक स्थल बना है। इसलिए हम निरंतर इस पे प्रयास कर रही हूँ और पत्राचार कर। चलिए ममता जी, अब आपने हमें अब तक तो ये बता दिया कि किस तरीके की व्यवस्थाएं आपके क्षेत्र में चाहिए, पर जैसा कि आपने बताया कि 7 महीने का आपका 7 महीने ही आपको काम करने के लिए मिले, 2 साल आपने अपने पूरे कार्यकाल का पूरा अब अगले महीने हो जाएगा। तो इस दौरान आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, किस किस तरीके की चीजें आपने इन 7 महीने जो आपको दिए गए उसमें आपने किए? मैं सबसे पहले गौशालाएं थी, गौशालाओं का किया, गौशाला निर्माण हुआ। पीएम आवास को लेकर के क्या कुछ हुआ आपके क्षेत्र में? पीएम आवास, जो कि हमारा पीएम आवास के तहत हमारे कम से कम 100 स्वीकृत हैं और 700 हितग्राहियों के खाते में, जब हितग्राहियों के खाते में पैसे जा चुके हैं जी, और निरंतर 500 कुछ 530 2 किस्तें जा चुकी हैं। और किस्तों के साथ साथ कुछ लोग तो बना ही नहीं रहे। जैसे पहले शुरुआत में क्या होता है, जब तक पीएम आवास जब तक नहीं मिलता तब तक लोग बहुत परेशान करते हैं, और जैसे ही हितग्राहियों के खाते में पैसे जाता है, 1-2 किस्त जाती है, कुछ बना लिए और कुछ नहीं बनाए। इसलिए थोड़ा सा कर्मचारी को भी परेशानियां हो रही हैं और लगातार इसमें मॉनिटरिंग की जा रही है कि लंबे समय तक पोर्टल बंद होने के कारण लोगों को थोड़ा सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और 74 नवीनी आवास स्वीकृत हैं। अच्छा, 7400 लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र में आवास बने हैं। अच्छा, बन गए हैं। हाँ, कुछ
जैसे 1000-1200 बन गए हैं, 500 कुछ स्वीकृत में वो हैं, 520 मतलब उसके 2 किस्त जा चुकी हैं। लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है और निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे इसका जैसे राशि निकलती जाती है और लोग बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तो आपका एक पक्ष था जब आप जनपद अध्यक्ष बनी और उसके बाद आपके क्षेत्र में सारी चीज़ें। ममता जी का एक पक्ष और जानेंगे कि घर परिवार को साथ लेकर चलना एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि हमको अपना घर भी संभालना है और हमने जिसे अपना परिवार माना है, हमारे क्षेत्र की जनता, हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो ये जिम्मेदारियां, इन जिम्मेदारियों के कहीं आड़े तो नहीं आ रही हैं? किस तरीके से आप अपना जो रोज का रूटीन है वो फॉलो कर रही हैं? रुचि जी, क्या है कि मैं जैसे सुबह उठती हूँ, जिम्मेदारी तो हकीकत में बहुत हो जाती है। जब क्षेत्र संभालना है और घर परिवार भी संभालना है तो दोनों को बैलेंस बना के रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, क्योंकि घर भी देखना है हमको और अपना क्षेत्र भी देखना है। तो सुबह मैं 6 बजे से उठती हूँ, तब से हमारे द्वार पे हितग्राही बेचारे आ जाते हैं। लाइन सबकी लगी, लाइन सबकी उम्मीदें होती है, एक उम्मीदें होती हैं कि जाएंगे तो मैडम मिलेंगी तो हमारा काम ये हो जाएगा। हमारी जो रूटीन रोज की है, चाय बनाना, पानी पिलाना, ये तो मेरा सौभाग्य है कि हमारे घर में हमारे हितग्राही आते हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा तो करती हूँ, चाय और पानी तो दे सकती हूँ ना। बिल्कुल। और साथ साथ अपने घर को भी निरंतर अच्छा बनाने के प्रयास रहती हूँ। हमारे जैसे मैं इस क्षेत्र के लिए मैंने अपने दोनों बच्चों को बाहर कर दिया, बाहर, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है बच्चों की। जी बिल्कुल, बच्चों की होती है और साथ साथ घर परिवार की। जब महिलाएं घर से जुड़ी होती हैं तो उनको सब कुछ देखना पड़ता है, घर परिवार रिश्तेदार हर चीज को जी, और साथ साथ अपना क्षेत्र भी देखना पड़ता है। अब उसके अलावा हमको रोज जाना जनपद में सबसे बड़ी लोगों की उम्मीद क्या थी, उनको बैठने के लिए मिल रहा है। पहले लोग इतना डरते थे जनपद में आने के लिए कि लोग आते थे तो जैसे मेरा ये चेंबर है, मैं आपको अपने उससे माध्यम से बता रही हूँ कि मैं बैठी हूँ और वो चेंबर है, मेरा चेंबर इधर है, वहाँ बाहर चप्पल उतार के आते थे, इतना डर था। मगर मैं जब देखी तो मैं बोली ये क्या, हम कहा नहीं आइए। भैया काका जो लगते थे उनको बोलती थी पहले आप चप्पल पहनिए तब अंदर आइए। नहीं मैडम, नहीं, पहले आप चप्पल पहनिए तब मेरे अंदर आइए, तब मैं बैठने दूंगी। वो चप्पल पहनते थे, अंदर बैठते थे। तो बोले कि आज इतने साल बाद कोई बैठा और हमको बोला कि आप चप्पल पहनिए और अंदर आइए, और इतने रिस्पेक्ट से बुला रहे हैं। हमारे बीच का एक व्यक्ति हमारे बीच बैठा है। उनको एक खुशी होती है और हमको भी बड़ी खुशी हुई कि मैं निरंतर इसलिए जाती हूँ कि जो हमारे हितग्राही आए उनको बैठने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए मैं बैठती हूँ। जो कागज लाए मैं उनको देखती हूँ, जो विभाग का होगा उसमें मार्क करती हूँ और मार्क करके भेजती हूँ। सबसे बड़ी उनकी उम्मीद यही है। और हर विभाग को आप चाहे जहाँ देख लीजिए, हर विभाग के मेरे नाम से पत्र गया है जनपद अध्यक्ष, चाहे संबल हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो। अगर सबसे बड़ा तो हमारे क्षेत्र का बड़ा काम आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत योजना। जी, आयुष्मान भारत योजना, जो हमारे गरीब भाई बहन दवाई नहीं करा सकते थे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो आयुष्मान योजना चलाई थी, तो लोगों के लिए बहुत बड़ी एक सौगात मिली है। क्योंकि आज जो हमारे भाई बहन हैं और हर दवाई, हर मर्ज की दवा हो रही है, उनको इस चीज़, ये 5 लाख रुपए उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल।
क्योंकि बड़े बड़ी जो बीमारियां हैं उनका इलाज से किया जा रहा है जी। बड़े अच्छे से हो रहा है। ये तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा संबल बना है। हाँ, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हमारे देश प्रदेश में सबसे ज़्यादा संबल कार्ड बना है अपने यहाँ। ममता जी, एक पक्ष ये भी रहा है, हमने आपके कार्यकाल के दौरान देखा, दुष्कर्म पीड़िता के से आप मिलने गई थी, उसको भी आपने सहायता राशि दी। इसके अलावा आप और आपके पति जो हैं कुंज बिहारी तिवारी जी अगस्त क्रांति मंच से जुड़े हैं और लगातार समाज सेवा में वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आपने अपने तरफ से भी कई लोगों को जो राशि है वो दी है और उनकी सहायता की है। मैं तो आज जनपद अध्यक्ष बनी हूँ क्योंकि मेरे पति सबसे पहले अगस्त क्रांति मंच के फाउंडेशन थे। उनको हमेशा ही लोगों की जो मदद थी करते थे और आज भी कर रहे हैं और सदैव करते रहेंगे, क्योंकि उनको अपनी कुछ कमाई का हमको 10% लोगों में देना है। अगर भगवती की कृपा रहे और माँ राजराजेश्वरी की कृपा से मैं देने लायक बनूं और अपने क्षेत्र में लोगों की सहायता करने के लिए मैं निरंतर प्रयास करती हूँ और करती रहूँगी। क्योंकि अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए कि मैं किसको कितने लाभ मिला, पर आपने आपने किया। हाँ जी, मैंने किया और जो हमसे हो पाया हमेशा प्रयास करती रहती हूँ, निरंतर ध्यान देती रहती हूँ कि कोई भी हितग्राही अगर परेशानी में है और अगर अपनी अगर वो मदद मांग रहा है तो मैं निरंतर प्रयास करती हूँ कि उसकी मैं मदद कर पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है जी। तो हमारे बीच ममता कुंज बिहारी तिवारी जी मौजूद थी, नईगढ़ी जनपद की अध्यक्ष हैं, और हमने इनके पूरे जीवन के बारे में जाना कि किस तरीके से ये परिवार भी संभाल रही हैं और जिन्हें इन्हें अपना परिवार बनाया है, अपने क्षेत्र के लोग उनका भी बराबर ख्याल रख रही हैं। 7 महीने इन्होंने बताया कि मुझे समय दिया गया और उसमें इन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई कि किस तरीके से इन्होंने पीएम आवास को लेकर काम किया, शौचालय को लेकर के काम किया, पोषण आहार पर भी लगातार सवाल खड़े कर रही हैं, हाईकोर्ट तक पहुंची और तमाम तरीके की गतिविधियां जो इनके क्षेत्र में हो रही हैं और नहीं हो रही हैं, सारी चीज़ों पर ये खुलकर बात करी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से जो हमारी महिलाएं निर्वाचित हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे मतलब महिलाओं को निकलने में बहुत ही दिक्कत होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और महिलाओं को हमेशा पुरुष दबाना चाहता है। हाँ। हर क्षेत्र में उसको नीचे देखना चाहता है। तो क्या हमारी महिलाएं जब निर्वाचित हैं तो इसके लिए क्या निर्वाचित हुई हैं कि पुरुष उसके छोटी नज़रों से देखे? जी बिल्कुल, या उसको कम आके कहीं पे भी। हाँ। तो जब 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है तो पुरुषों के साथ साथ क्यों चलने का नहीं वो दिया गया है? बिल्कुल, इसलिए कि क्योंकि हमेशा महिलाओं को सोचते हैं कि गूंगी गुड़िया बन के बैठेगी। तो अब वो पहले का जमाना चला गया कि गूंगी गुड़िया बैठी रहती थी, बोलती नहीं थी। अब आज का 2024 का है, अब गूंगी गुड़िया अब नहीं बैठेगी। और लोग जो कहते हैं कि क्षेत्रों में काम नहीं हो रहा है, क्षेत्र में काम नहीं है, आप जाइए और जहां देखना हो हमारे क्षेत्र में छतदार चौतरे बने हैं। छतदार चौतरे बने हैं इसलिए कि जो छोटे बस्तियां हैं, जैसे मान लीजिए 500-700 बस्तियां हैं, तो 200-400 अगर कोई कार्यक्रम किए उसी पे बैठ के और कार्यक्रम कर लिए, ये सबसे बड़ी है। छतदार चौतरा हो गया। और हमारे क्षेत्र में कचरा संग्रहण हो गया। कचरा का सबसे ज़्यादा वो है कि जो कचरा इकट्ठा होगा अपने क्षेत्र का साफ सफाई होगी और एक जगह कहीं इकट्ठा होके उसका
रिसाइकिल होके बनाया जाएगा। और हर क्षेत्र में मैं अब आप लोगों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, जो हमारे क्षेत्र में हमारे जनपद सदस्य हैं, क्योंकि 22-23 की कार्य योजना फीड हो गई, उसका भी पैसा चला गया। अब 22-23 की कार्य योजना जो थी उसकी भी राशि चली गई, और ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में राशि गई है, और लोग भी अपना काम कर रहे हैं। आप लोग उसकी गुणवत्ता देख सकते हो और कार्य भी देख सकते, क्योंकि धरातल पे हुआ है। इस बार कागजों में नहीं, कागजों में नहीं हुआ है जी, बिल्कुल। जो काम हुआ है धरातल पे हुआ है, कागजों में नहीं हुआ है। आप जिससे उसका चेक कराना हो, जहाँ भी देखना हो, जैसे भी देखना हो, आप आके उसको देखिए। और ये शिकायतें जो लोगों की है, तो लोग जाके देखे ना कि कहाँ काम हो रहा है या कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। क्योंकि जब लोग घर से बाहर निकलेंगे तब न दिखेगा। हाँ, पहले क्या था कि काम कम होते थे, फंड ज़्यादा निकलते थे। अब काम ज़्यादा होते हैं, फंड कम निकलते, इसलिए लोगों को थोड़ा सा परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, पर आप लगातार बनी हुई हैं और कर रही हैं अपना, आपको जो भी जिम्मेदारी, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं हमको जिम्मेदारी दिए हैं, उस पे मैं सदैव खड़ी रहूंगी। चाहे मैं जनपद अध्यक्ष रहूं या न रहूं, मैं निरंतर प्रयास करती रहूंगी। यही जी, बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी आपका। ऐसे बहुत कम जनप्रतिनिधि होते हैं जो लगातार अपने क्षेत्र की जनता की बात करते हैं और उनके लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, उनके काम को लेकर के हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। तो इसी तरीके का कार्यकाल इनका चल रहा है, आगे भी ये बहुत बेहतर करेंगी, ऐसा इन्होंने कहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि आपको अगर डाउट है इनके काम पर तो इनके क्षेत्र में जा कर के आप उसकी जो देख सकते हैं, भ्रमण करके देख सकते हैं। और नहीं आपको लग रहा है तो आप आरटीआई के माध्यम से भी इनका जो क्षेत्र है वहां जाकर के पूरे इनके कार्यकाल के दौरान काम जो किए गए हैं उन्हें देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। धन्यवाद। धन्यवाद।